गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका मास्टर क्लासेस में फिर एक बार स्वागत है। मैं यहाँ पे आज फिजिक्स पढ़ाऊँगा, क्लास टेंथ का फिजिक्स। देखिए, इसमें जो क्लास टेंथ का फिजिक्स था, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बारे में हम लोग उसको पढ़ लिए थे। ठीक, आगे आज हम उसी में एक टर्म आया था लेटरल इन्वर्टेड टर्म आया था, उसके बारे में हमने थोड़ा बहुत समझा था। आज उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल समझ लेते हैं। ठीक, तो अगला हमारा जो टॉपिक है, इसमें लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में अगला जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, लेटरल इन्वर्जन। ठीक, आज हम देख लेते हैं लेटरल इन्वर्जन होता क्या है। हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन में, जैसे लेटरल इन्वर्जन के बारे में पिछली क्लास में हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था। उसमें ये था कि अगर कोई भी किसी प्लेन मिरर के सामने अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अगर उसका राइट ये है और लेफ्ट ये है, ठीक है, उसका जो इमेज बनेगा तो वो उसका उल्टा बन जाएगा, लेफ्ट इधर हो जाएगा और राइट इधर हो जाएगा। ठीक, तो उसी के बारे में हम आज थोड़ा सा और देख लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। ठीक, चलिए आगे देख लेते। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या है कि लेटरल इन्वर्जन होता क्या है, इसके बारे में इसका डिफिनीशन थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। अपीरेंट रिवर्सल ऑफ द मिरर इमेज लेफ्ट एंड राइट व्हेन कंपेयर्ड विथ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है किसी मिरर के सामने रखा हुआ है, ठीक है, उसका जो इमेज बन के आएगा, अगर उससे हम कंपेयर करेंगे तो उसका जो लेफ्ट राइट रहेगा वो क्या होगा, उल्टा रहेगा। ठीक, रिवर्सल रहेगा। बात समझ में आ गई। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा गया है, ये राइट टू लेफ्ट लिखा गया है आपका ग्रीन, ठीक, बोर्ड। बात समझ में आ गई। ग्रीन बोर्ड आपका लिखा गया है, तो जब रिफ्लेक्ट जो इमेज बनेगा तो उसका जो इमेजेस होगा वो आपका इस फॉर्म में होगा। ठीक, आप लोग समझ गए होंगे। ये आपका ग्रीन बोर्ड राइट टू लेफ्ट लिखा गया है। ठीक, इमेज बनने के बाद उसमें चेंजेज आ गए, ये लेफ्ट टू राइट हो गया। ठीक, बात समझ में आ गई। ठीक है, आगे देखते हैं। ये जो फिगर में आपको एम्बुलेंस दिख रहा होगा, ठीक है, ऊपर की जो तस्वीरें हैं उसका देखिए कि वो लेटरल इन्वर्जन में लिखा हुआ गया। ठीक, बात समझ में। एम्बुलेंस का जो तस्वीर दिख रहा है, उसके बाद मिरर में उसका जो एक्चुअली इमेज बन के आएगा वो दिखाया गया है। ठीक है, वैसे भी आप लोग अक्सर देखते होंगे कि एम्बुलेंस में जो उसके लेटर लिखे रहते हैं वो उल्टे हुए लिखे रहते हैं। ठीक है, पर जब हम कभी मिरर में वो सामने दिखता है तो हमको क्या दिखाई दिखा, सीधे। मान लो पीछे से अगर एम्बुलेंस आ रही है, ठीक, तो जब हम अपने मिरर में देखेंगे तो वो हमारे मिरर में वो सीधा लिखा हुआ आएगा एम्बुलेंस। अगर उसको कार में न देख के डायरेक्टली हम लोग देखते हैं तो वो उसका लेटरल इन्वर्जन में लिखा हुआ रहता है। ठीक, ये बात समझ में आ गई होगी लेटरल इन्वर्जन के बारे में। ठीक, इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है स्फेरिकल मिरर। ठीक, स्फेरिकल मिरर के बारे में हम लोग कुछ उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको समझ लेते हैं। ठीक, देखिए, ये स्फेरिकल मिरर का ये इमेज बनाया गया है, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, इसमें होता क्या है कि ये एक स्फेरिकल बॉल होता है जिसका क्रॉस सेक्शनल कट एरिया होता है, जिसको हम यम और यन से प्रदर्शित किए गए हैं। ठीक, इसको अपर्चर बोलते हैं, यम और यन को अपर्चर बोलते हैं। अभी हम आगे इसमें पूरा डिटेल्स लिखा देंगे क्या क्या है। ठीक, देखिए, इसमें क्या है कि ये एक स्फेरिकल बॉल का होता है। ठीक है, उसको काटा जाता है, उसके बाद जब हम इसको प्राप्त करेंगे, ठीक, तो ये हमारा कुछ एस शेप में रहेगा और इसका जो बाहर का
जो पोर्शन है वो पॉलिश्ड किया गया है। ठीक, इसमें होता है क्या है कि जो इस स्पेरिकल बॉल का जो सेंटर होता है, स्पेरिकल बॉल का जो सेंटर होता है उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक, और ये उसके पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में एक पॉइंट होता है एफ, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोकस। बात समझ में आई? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पॉइंट पी हमारा क्या है, पोल है, इसके बीच में एक पॉइंट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस। ठीक, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल से एक सीधी लाइन जो जाती है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकस और पोल के बीच का जो लेंथ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ होते हैं। बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई। ये स्पेरिकल मिरर क्या होता है, एक कट सेक्शन होता है आपका स्पेरिकल बॉल का। ठीक, तो उसका स्पेरिकल बॉल का एक सेंटर होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो बीच में एक पॉइंट पाया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। ठीक है, फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। बात समझ में आ गई? इस फिगर को आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, इसका एक फिगर है जो यहाँ ऊपर आपको दिखाया गया है। बात समझ में आई? तो उसमें अच्छी तरीके से आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक, ये समझ में आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं, उसके आगे का जो टॉपिक है वो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्या कि रिलेशनशिप बिटवीन एफ एंड आर। एफ मतलब अभी हम क्या पढ़े हैं, फोकल लेंथ, और आर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, तो इस फिगर में देख रहे हैं कि एफ और पी के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, स्मॉल एफ। ठीक, इसी को हम फोकल लेंथ बोले थे। सी और पी के बीच मतलब पोल के बीच का जो डिस्टेंस है वो कैपिटल आर से डिनोट किए थे, इसको हम क्या बोले थे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, अब देख लेते हैं इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है। अब ये एक हम सर्किल मान लेते हैं। ठीक, सर्किल मानेंगे तो सी और पी के बीच का जो पॉइंट होगा वो एक रेडियस पर उस सर्किल का रेडियस डिनोट करेगा। ठीक है, तो ये अभी हम लोग पढ़े हैं क्या कि सी और पी के मिड पॉइंट पे एक इनके बीच में एक पॉइंट पाया जाएगा जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं। ठीक, इसका मतलब है कि ये और ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ से एक रिलेशनशिप ये निकल के आता है कि अगर हम एफ ये एफ है तो ये भी एफ होगा। ठीक है, अगर हम पूरा रेडियस ऑफ कर्वेचर प्राप्त करना चाहते हैं तो एफ प्लस एफ 2f हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? चूंकि सी एफ और एफ पी आपस में क्या है, बराबर है। ठीक, अगर हम सी पी निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा कि सी एफ प्लस एफ पी, मतलब एफ पी कितना हमारा स्मॉल एफ है, तो एफ प्लस एफ क्या हो जाएगा, 2f। तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2f। ठीक, एक रिलेशन ये प्राप्त होगा हमको, और यहीं से हम ये देख सकते हैं कि अगर हमको एफ प्राप्त करना होगा तो r/2 रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, फोकल लेंथ। ठीक, ये आगे चल के इस दोनों फार्मूलों का न्यूमेरिकल में काफ़ी यूज है। ठीक, इसलिए इसको अच्छी तरीके से आप समझ लीजिएगा। ठीक है, ये जो फिगर है इसमें आप समझ गए होंगे कि एफ पी के बीच का डिस्टेंस कितना एफ है और सी और पी के बीच का डिस्टेंस आर है, जिसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये फोकल लेंथ, क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है इसलिए ये एफ है तो ये भी एफ हो जाएगा, और सी और पी के बीच का पूरा डिस्टेंस उसको क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू फोकल लेंथ। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू 2 इंटू फोकल लेंथ।
इसको नोट कर लीजिएगा, आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। ठीक, बात समझ में आई? तो ये बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक, अब आगे चलते हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में और थोड़ा सा हम डिटेल्स में कुछ पढ़ लेते हैं। स्फेरिकल मिरर 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक, स्फेरिकल मिरर 2 टाइप्स होते हैं। पहला है कॉनकेव, दूसरा है कॉन्वेक्स। इसके बारे में कुछ इसके प्रॉपर्टीज हैं, उसको हम जान लेते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या है कि स्फेरिकल मिरर तो 2 प्रकार के होते हैं। पहला है कॉनकेव मिरर, दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर। ये बात समझ में आ गई। इसमें कॉनकेव मिरर में क्या होता है कि जो उसका रिफ्लेक्टिंग पोर्शन होता है वो हमारा क्या होता है, अंदर की तरफ होता है, इनवर्ड होता है। रिफ्लेक्टिंग पोर्शन हमारा क्या होगा, इनवर्ड होगा। और इस वाले में क्या होगा कि रिफ्लेक्टिंग पोर्शन जो होगा वो आउटवर्ड होगा, मतलब ये रिफ्लेक्टिंग पोर्शन हमारा क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। ठीक, पहला पॉइंट इन दोनों में क्या है कि ये कॉनकेव मिरर होते हैं, इसका मतलब होता है कि जो रिफ्लेक्टिंग पोर्शन होगा वो हमारा इनवर्ड में होगा। ठीक, दूसरा कॉन्वेक्स मिरर, इसमें रिफ्लेक्टिंग जो पोर्शन होगा हमारा वो आउटवर्ड होगा। और इसमें सबसे बड़ी बात एक ये होती है कि इस मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ठीक, इस मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं और इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। कन्वर्जिंग मिरर किसको कहते हैं, कॉनकेव को, और डाइवर्जिंग मिरर किसको कहेंगे, कॉन्वेक्स को। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ठीक, तो इस दोनों पॉइंट को हम नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक, देखिए ये ऊपर जो फिगर आपको दिखाया गया है ये हमारा कौन सा फिगर है, कॉनकेव मिरर का, और वो हमारा कौन सा फिगर है, कॉन्वेक्स मिरर का। तो ठीक है, जो अभी पॉइंट हम लोग समझे थे उसको यहाँ पे नोट डाउन कर दिए हम। तो कॉनकेव मिरर में क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कवर्ड इनवर्ड। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो अंदर की तरफ होता है। ठीक, और ये दूसरा पॉइंट इसमें क्या होगा कि ये कन्वर्जिंग मिरर होता है। इसमें क्या होती हैं, जो लाइट रे होती है उसको कन्वर्ज करती हैं। ठीक, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। दूसरा कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर में इसमें क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कवर्ड आउटवर्ड। कि इसमें क्या होता है कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उसका जो एरिया होता है, रिफ्लेक्टिंग एरिया होता है, सरफेस होता है, वो आउटवर्ड की तरफ होता है, मतलब बाहर की तरफ होता है। बात समझ में आई। दूसरा इसमें पॉइंट है डाइवर्जिंग मिरर। ये क्या करता है, ये लाइट रे को क्या करता है, एक्सपेंड करता है, फैलाता है, डाइवर्ज करता है। इसलिए इसको हम क्या करते हैं, कहते हैं कि ये हमारा क्या हो गया, डाइवर्जिंग मिरर। ठीक, तो ये बातें आप लोग समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं आगे कि कुछ जो कॉनकेव, पहला इसमें पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर के बारे में। ठीक, कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें हम कुछ कॉनकेव मिरर के जो इमेज फॉर्मेशन होता है उसके कुछ रूल्स होते हैं। ठीक, वो रूल्स होते हैं, वो 4 रूल्स होते हैं। उन चारों रूल को हम पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ लेते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे जो पहला रूल है, पहला रूल हमारा क्या कहलाता है कि ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल, पैरेलल टू द प्रिंसिपल, a ray parallel to the principal axis will pass through the focus after reflection। कह रहा है कि अगर कोई लाइट रे है, ठीक है, वो पैरेलल एक्सिस से होकर वो मिरर पर इंसिडेंस हो रहा है, पैरेलल एक्सिस से होते हुए वो मिरर पर जो इंसिडेंस हो रहा है, उसके बाद उसका जो रिफ्लेक्शन होने के बाद वो कहाँ से होके जाएगा, फोकस से होके जाएगा। बात समझ में आ गई कि अगर कोई लाइट रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में है, वो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से होकर जाएगा, फोकस से होके जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं, देख लेते हैं कैसे। जैसे कोई लाइट रे है वो ऐसे जा रहा है, ठीक, ये क्या है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल ये हो गया लाइट रे। अगर वो यहाँ पे जाएगा उसके बाद वो मिरर से रिफ्लेक्शन होने के बाद वो कहाँ से होकर जाएगा, फोकस से। ठीक, तो ये लाइट रे हमारा समझ में आ गया कि अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है
और रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से होके जाएगा, फोकस से होके जाएगा। उसी तरह यहाँ भी देख लेते हैं, ये पैरेलल हो गया, ये भी लाइट रे, ठीक। रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से होके जाएगा, आपका फोकस से, ठीक। तो पहला रूल आपका यही कहता है कि अगर कोई लाइट रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में है तो रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से होकर जाएगा, फोकस से। पहला पॉइंट आप समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए दूसरा रूल क्या कहता है कि ए रे इंसिडेंस थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर कोई भी लाइट रे, ठीक है, फोकस से इंसिडेंस हो रहा है, ठीक है, मिरर पे फोकस से इंसिडेंस हो रहा है, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद वो किसके पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के। बात समझ में आ गई। जो पहला रूल था उसी के जस्ट अपोजिट है। पहले में क्या था कि प्रिंसिपल एक्सिस से कोई भी लाइट रे आ रही है, रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से गुजर रही थी, फोकस से। तो इसमें क्या है कि फोकस से अगर कोई लाइट रे जा रही है, ठीक है, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद वो किस पे हो जाएगी, प्रिंसिपल पैरेलल हो जाएगी, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक। बात समझ में आ गई कि जैसे कोई लाइट रे है, ठीक, ये फोकस से होके गई, ठीक, उसके बाद रिफ्लेक्शन, मिरर से रिफ्लेक्शन होने के बाद वो क्या कर जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। बात समझ में आ गई कि इसमें कह रहा है कि ए रे इंसिडेंस थो फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कि अगर कोई लाइट रे है वो फोकस से इंसिडेंस हो रहा है किसी मिरर पर, कान के मिरर पर, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो किस में आ जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आ जाएगा, ठीक। उसी तरह अगर यहाँ से हम कोई लाइट रे इंसिडेंस कर रहे हैं थ्रू द फोकस, ठीक, तो उसके बाद वो आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो हमारा जो सेकंड रूल है वो यही है जो आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, ठीक। अगला थर्ड रूल देखते हैं। रूल थर्ड क्या कहता है, ए रे पास थ्रू सेंटर ऑफ द कर्वेचर इज रिफ्लेक्टेड बैक ऑन सेम पाथ, ठीक। अगर कोई लाइट रे है, ठीक, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर, ठीक है, मिरर पे इंसिडेंस हो रहा है, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद वो उसी पाथ पर वापस चला जाएगा। बात समझ में आ गई। यहाँ से फिर देख लेते हैं कि रूल थर्ड हमारा क्या कहता है, ए रे पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिफ्लेक्टेड बैक ऑन सेम पाथ, ठीक। तो उसमें क्या है कि अगर कोई लाइट रे वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जा रहा है, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्टेड के बाद वो बैक वापस उसी पाथ पर वो चला आएगा, ठीक। जैसे यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि ये लाइट रे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गया, ठीक। अब वो रूल थर्ड के अकॉर्डिंग देखते हैं कि अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो फिर वो पुनः उसी रास्ते पर वापस चला आएगा। बात समझ में आई। तो इसका जो डायग्राम होगा वो इस टाइप में होगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई लाइट रे इंसिडेंस हो रही है मिरर पर, आफ्टर रिफ्लेक्टेड के बाद वो उसी पाथ पर भी वापस चला जाएगा। बात समझ में आई यहाँ तक। तो थर्ड रूल हमारा यही कहता है कि ए रे पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिफ्लेक्टेड बैक ऑन सेम पाथ। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट रे जा रही है, ठीक, आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद, रिफ्लेक्टेड के बाद बैक वापस उसी सेम पाथ पर चली जाएगी, ठीक। तो हमारा थर्ड रूल ये हो गया। आगे हम लास्ट और फोर्थ रूल के बारे में समझते हैं, ठीक। देखिए जो आपका लास्ट रूल है वो क्या कहता है, ए रे इंसिडेंस ऑन पोल इज रिफ्लेक्टेड मेकिंग इक्वल एंगल। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी लाइट रे वो पोल पर इंसिडेंस हो रही है, ठीक, बात समझ में आई। अगर कोई लाइट रे क्या है वो पोल पर इंसिडेंस हो रही है तो वो इक्वल एंगल के साथ वो रिफ्लेक्ट होगी, ठीक।
इक्वल एंगल के साथ वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी। जैसे ये लाइट रे है आपका, ठीक, ये प्रिंसिपल एक्सिस से आई एंगल बना रहा है, ठीक, बात समझ में कि ये अगर पोल पर अगर कोई लाइट रे है वो पोल पर इंसिडेंस हो रहा है, ठीक, उसके बाद वो रिफ्लेक्ट होगा उसी सेम एंगल के साथ, सेम एंगल के साथ क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा उसका, कि मतलब जो एंगल आई होगा और आर होगा वो क्या होगा, बराबर होंगे। बात समझ में आई कि अगर कोई भी लाइट रे है वो पोल पर इंसिडेंस हो रहा है, पोल पर इंसिडेंस हो रहा है तो वो इक्वल एंगल बनाएंगे, ठीक, जैसे कि ये प्रिंसिपल एक्सिस से आई एंगल से वो इंसिडेंस हुआ, ठीक, वो प्रिंसिपल एक्सिस से आर एंगल पर रिफ्लेक्ट होगा, तो आई और आर आपस में क्या हो जाएंगे, एंगल आई क्या हो जाएगा और एंगल आर आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक। तो ये चारों रूल हम लोग अच्छी तरीके से समझ लिए हैं, ठीक। तो ये चारों रूल का आगे जब हम इमेज डायग्राम समझेंगे और कॉन्केव मिरर, तो उसमें इन चारों रूल को माइंड में रखते हुए कोई भी इमेज डायग्राम हम फॉर्मेट करेंगे। बात समझ में, उसका फॉर्मेशन जो होगा वो इन चारों रूल के अकॉर्डिंग ही होगा, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम अगले वीडियो में अगले लेक्चर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि कॉन्केव मिरर के द्वारा इमेज कैसे बनता, ठीक, कॉन्केव मिरर के द्वारा जो इमेज डायग्राम बनेगा वो कौन कौन से होते हैं। तो थोड़ा सा हम हिंट दे रहे हैं कि उसमें सिक्स पोजीशन होता है किसी भी कॉन्केव मिरर के इधर, कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को 6 पोजीशन पे रख सकते हैं। जब 6 पोजीशन पे रखेंगे तो उसका इमेज भी कितना बनेगा, 6 बनेगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम आगे डिटेल्स में समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मुझे आशा है कि आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ये जो बातें बताई गई हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आप लोगों से एक निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जिस तरह से आप लोग हमारा सहयोग कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, आप लोगों के लिए को बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में।